एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ था, लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद आपका जो हेडेक है वो चला जाएगा। इसमें आपको बताया गया है कि सरकार कितने क्रॉप्स के लिए जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो जारी करती है, किसके रिकमेंडेशन पे जारी करती है, 17 साल के बाद एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कितना हो गया है, बायोफ्लैग जो टेक्निक है वो किस चीज़ की है, उसके बाद कुछ प्लांट्स की बीमारियों के बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम प्रधानमंत्री मानधन योजना को समझेंगे, किसान मानधन योजना को, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो बोलेंगे अमित भाई शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आ गया। ठीक है, और आपका जो डर है इस टॉपिक को लेके वो काफी हद तक दूर होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। तो दोस्तों पहले हम कृषि संबंधित इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। लॉकडाउन में आपने देखा है कि ग्रामीण मतलब इलाकों का कितना इंपॉर्टेंस रहा, अर्बनाइजेशन बहुत हद तक फेल साबित हुआ, और जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई देश को बचाने में। तो इस वजह से 17 साल के बाद जो है जीडीपी में जो शेयर है प्राइमरी सेक्टर का वो लगभग 20% हुआ है, 19.9%। ठीक है, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि 2020-21 में प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ कितना रहेगा, 3.4%। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट सोन एरिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। कुल बोया गया जो क्षेत्र है वो कितना है, 43%, 140 मिलियन हेक्टर। ठीक है, 329 जो है मोटा मोटी भारत का एरिया है मिलियन हेक्टर्स में, तो नेट सोन एरिया कितना है, 43%। उसके बाद मतलब शुद्ध सिंचित भूमि कितनी है, ठीक है, नेट इरिगेटेड एरिया कितना है, 48%, मतलब अप्रॉक्स 68 मिलियन हेक्टर जो है वो सिंचित भूमि है। बाकी जो 52% जो जमीन है वो मॉनसून के मतलब भरोसे है, इसलिए क्या बोलते हैं, इंडिया जो कंट्री है गैम्बल ऑफ मॉनसून है। ठीक है, ये डेटा आपको समझने बहुत जरूरी है। क्या क्या 17 साल के बाद जो है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का इंडियन जीडीपी में जो शेयर है वो बढ़ा है 20% तक, मतलब 19.9% है, अप्रॉक्स 20% ही हो गया। प्राइमरी सेक्टर का जो ग्रोथ है 2020-21 में कितना रहने की उम्मीद है, 3.4%। दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से 2-4 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, तो उसको जरूर से देख लेना है दोस्तों। जैसे कि इंडियन जो भारत सरकार है उसका 2020-21 में जो है कितना फिस्कल डेफिसिट रहा, राजकोषीय घाटा 9.5%, और कितना जो है 2021-22 में रहने की उम्मीद है 6.8%। ग्रोथ जो है 2021-22 में कितना रहने की उम्मीद है, 11.5%, मतलब 11%। तो ये सब डेटा आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। और भी इंपॉर्टेंट डेटा हमने डिस्कस किया है, जिन लोगों ने नहीं देखा नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए। भारत का भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड का भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे क्रॉप्स, ठीक है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज आते हैं। रबी क्रॉप मतलब जिसको जो है अभी मार्च अप्रैल में जिसकी कटाई होती है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इसको लगाते हैं या नवंबर दिसंबर में लगाते हैं और मार्च अप्रैल में कटाई होती है। ठीक है, जिसको मतलब कम पानी चाहिए कंपेरेटिवली। इसमें क्या क्या आता है, गेहूं आता है, चना आता है, सरसों आता है, ओट्स आता है, बार्ली आता है। अब दोस्तों कुछ दाल जो है पल्सेस वो खरीफ में आते हैं और कुछ दाल जो है वो रबी में आते हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे उड़द और मूंग जो हो गया ये रबी का दाल है, ठीक है, और अरहर और जो मसूर हो गया, ठीक है, वो खरीफ का, मतलब वो खरीफ का हो गया। तो खरीफ जो है इसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। राइस हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया, ज्वार हो गया, अरहर हो गया, लेंटिल हो गया, रबर हो गया, सोयाबीन हो गया, शुगर केन हो गया और जैद। इन दोनों के सीजन के बीच में खरीफ जो है, खरीफ जो दोस्तों लगता है वही अभी बारिश जब चालू होगी तो जून के आसपास लगता है और सितंबर तक इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक। तो मतलब खरीफ का आपका हो गया राइस, मेज, कॉटन, ज्वार, अरहर, लेंटिल, रबर, सोयाबीन एंड शुगर केन। और जो जैद है वो मतलब इन दोनों के बीच में कभी भी लगाया जा सकता है।
इसमें आपकी सब्जियां हो गई, पम्पकिन, क्यूकम्बर, बिटर गार्ड, ये सब हो गया। फिर से देख ले, जो क्रॉप्स हैं उसको तीन सीजन के हिसाब से तीन टाइप में बांटते हैं। सीजन और मतलब कितना उसको पानी चाहिए। तो जो रबी क्रॉप है इसको कंपेरेटिवली कम पानी चाहिए होता है। तो इसमें क्या क्या आता है, गेहूं, चना, ग्राम, मस्टर्ड, ओट्स, बार्ले, और दाल में कुछ दाल जो है वो खरीफ में आते हैं, कुछ दाल जो है रबी में आते हैं। उड़द, मूंग हो गया इधर। खरीफ में हो गया आपका राइस, इसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। राइस, मेज, कॉटन, ज्वार, अरहर, लेंटिल, रबर, सोयाबीन और शुगर केन। मतलब इसके कंपैरिजन में, कॉटन देके कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा पानी लेता है, ठीक है। और जायद हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में जो लगता है, और सब्जियां जनरली जायद क्रॉप्स में आती हैं। अब चलिए अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन सा रबी क्रॉप है जिसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, दोस्तों साल भर में 2 बार जो है सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। एक रबी क्रॉप के लगने से पहले और दूसरा जो है खरीफ क्रॉप के लगने से पहले, ठीक है। तो इसमें जो है रबी क्रॉप में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें देखा गया है, लेंटिल में, ठीक है। मसूर की दाल में 300 रुपये प्रति क्विंटल जो है मतलब राइस देखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, येलो रस्ट, ये जो फंगल डिसीज है नॉर्मली किस क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है, तो वीट को, गेहूं को। और जो बैक्टीरियल ब्लाइट है ये किसको नुकसान पहुंचाता है, चावल को, ठीक है। अभी दोस्तों थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जब आप बार बार पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। येलो रस्ट, फंगल डिसीज, वीट, बैक्टीरियल ब्लाइट, राइस। फादर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। किनके द्वारा दिया गया है, सुभाष पालेकर ने इसको चालू किया है, और अब ये बहुत हिट हो जाए, जिसमें हम किसी प्रकार का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और भी इसमें खास चीज़ें हैं, आप इसको जरूर से देखिए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके इतना ज़्यादा जो है कंफ्यूजन बना हुआ है कि सरकार जो नया 3 मतलब कानून लाई है कृषि से संबंधित, क्या उससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सरकार जो है एक पैरेलल में, अभी क्या था कि बस मंडी में ही अपने चीज़ों को बेच सकते हैं, लेकिन सरकार ने अब फ्रीडम दे दी है कि आप मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। साथ ही साथ कॉर्पोरेट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल की है। हालांकि उसमें बुराई क्या है कि सरकार ने कहा है कि ओरल भी डील होगा तो मतलब चलेगा। अब सोचिए जो अपने किसान हैं मतलब वो कितने कम पढ़े लिखे रहते हैं, तो सोचिए उनका कितना शोषण हो सकता है। तो वो चीज़ तो थोड़ा गड़बड़ है। फिर जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उससे जो है आप सीरियल, फूड ग्रेन्स, टोमेटो, पोटैटो, ये सबको पल्सेस को मतलब बाहर रखा गया। बस जब बहुत इमरजेंसी होगा तभी सरकार उनके जो है प्राइस पे कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि उससे जो है किसानों को घाटा हो रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में कि कितने क्रॉप्स के लिए सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। तो दोस्तों सीएससीपी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, भारत सरकार जो है 23 क्रॉप के लिए जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, और ऐसा सरकार क्यों करती है, क्योंकि जो है किसान मोटिवेटेड रहे। तो इसमें 7 सीरियल्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, क्या क्या, पैडी मतलब चावल हो गया, वीट गेहूं हो गया, मक्का हो गया, सोरगम हो गया, पर्ल हो गया, मिलेट हो गया, बार्ली हो गया और रागी हो गया। 7 सीरियल्स हो गए, 5 टाइप के दाल हो गए, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, मसूर। उसके बाद आपका 7 ऑयलसीड हो गया और 4 कमर्शियल क्रॉप हो गया, यानी कि टोटल 23 क्रॉप के लिए जो है भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, किस रबी क्रॉप के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 2020 में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई? तो दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार 2 बार अनाउंस करती है। एक बार जब खरीफ क्रॉप लगता है, मतलब जून के आसपास लगता है खरीफ क्रॉप, तो अभी अप्रैल में अनाउंस कर देगी सरकार। और उसके बाद सेकेंड टाइम जब अक्टूबर नवंबर में जब आपका रबी क्रॉप लगेगा तो अगस्त सितंबर के आसपास सरकार अनाउंस कर देगी, ठीक है। तो 2 बार सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है, एक बार रबी फसलों के लिए, एक बार खरीफ फसलों के लिए, ठीक है। तो 2020 में कौन से रबी फसल के लिए सबसे ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहा? तो मसूर दाल के लिए, ठीक है, 300 रुपये प्रति क्विंटल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, येलो रस्ट जो कि एक फंगल डिसीज है, नॉर्मली किस क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है? वीट गेहूं को। बैक्टीरियल ब्लाइट जो है किसको नुकसान पहुंचाता है? राइस चावल को। फादर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग किसको कहते हैं?
सुभाष पालेकर जी को। कितने क्रॉप्स जो है उसके लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य अनाउंस करती है? तो 23 क्रॉप है दोस्तों। CACP कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्रोडक्शन के रिकमेंडेशन पे सरकार जो है 23 क्रॉप्स के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य अनाउंस करती है। 7 सीरियल हो गया, 5 पल्सेस हो गया, 7 ऑयल सीड हो गया, 4 कमर्शियल क्रॉप हो गया। इसको दोस्तों डिटेल में याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, आप तो जानते ही होंगे कि भारत में पहला राज्य सिक्किम है जो कि ऑर्गेनिक हुआ। अब यहां पे पहला यूनियन टेरिटरी कौन है? तो लक्षद्वीप है। साथ ही साथ दोस्तों अब भारत में अपने हींग की खेती भी चालू हुई है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो है हम हींग को जो है इंपोर्ट ही करते थे, लेकिन अब जो है इसकी खेती चालू हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, SRI टेक्निक जो है इससे किसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है? तो चावल की। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जो है बायोफ्लैग टेक्निक जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? फिशिंग के लिए, यानी पीसी कल्चर के लिए, ठीक है। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए बायोफ्लैग का इस्तेमाल होता है, और SI टेक्निक जो है इससे चावल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। भारत में कुल कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है दोस्तों? 15 है। और अपना झारखंड किस जोन में आता है? 7। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड में कितने कृषि जलवायु मतलब क्षेत्र है, तो 3 है। जोन 4, जोन 5 और जोन 6, ठीक है, ध्यान रखना है। झारखंड किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है? तो 7 में। लेकिन झारखंड के अंदर कितने क्लाइमेटिक जोन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन है? तो 3 है, ठीक है। एक आपका सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। उसमें आपका क्या आता है? आपका जो ये पलामू वाला क्षेत्र है, सेंटर से लेकर पलामू तक, वो जोन 4 में है। फिर आपका सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट है, जिसमें आपका संथाल परगना वाला क्षेत्र आ जाता है। और आपका जो नीचे साउथ ईस्ट है वो जोन नंबर 6 है, कोल्हान वाला एरिया। तो झारखंड कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है? 7। और झारखंड के अंदर कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है? तो 3, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 किसको दिया गया? तो इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रतन लाल, फेमस सॉइल साइंटिस्ट हैं। इनकी वजह से मतलब बहुत प्रोडक्शन बढ़ा है क्रॉप्स का अलग अलग जगहों पे, तो इनको जो है वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया दोस्तों। और ध्यान रखें 2020 का नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जिसने जो है लॉकडाउन के दौरान करोड़ों लोग को जो है खाना खिलाया है, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब 2020 का नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे मनता कब है दोस्तों? 16 अक्टूबर को, ठीक है। अब देखिए कुछ स्कीम देख लेते हैं हम लोग। पीएम किसान, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है, इसके अंतर्गत सरकार हर वर्ष कितनी राशि की मदद कर रही है? तो 6,000 रुपए की, ठीक है। 2,000 पर इंस्टॉलमेंट में, लेकिन इसमें वही है कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन नहीं होनी चाहिए, या 10,000 से ज्यादा जो है पेंशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। दोनों कंडीशन रखा गया है। उसके बाद कॉटन में एक लिटिल लीफ प्रॉब्लम होता है, तो इसके किसके डेफिशिएंसी से होता है? तो जिंक के डेफिशिएंसी से, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि भारत का जो पहला ऑर्गेनिक स्टेट है वो सिक्किम है, पर अब जो है पहला ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन बन गया है? लक्षद्वीप। हींग की खेती अभी तक भारत में नहीं होती थी, अब स्टार्ट हुई है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद SRI टेक्निक का जो संबंध है किसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने से है? चावल के। बायोफ्लैग जो टेक्निक है इससे मतलब किसका मतलब इंप्रूवमेंट होता है? फिशिंग का, पीसी कल्चर, ठीक है। भारत के अंदर कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है? 15। झारखंड कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है? जोन नंबर 7। झारखंड के अंदर कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है? 3। जोन नंबर 4, जोन नंबर 5, जोन नंबर 6। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसको मिला? डॉक्टर रतन लाल, जो कि इंडो अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट है। और मतलब 2020 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संस्था को मिला है। उसने लॉकडाउन के दौरान जो है करोड़ों लोग को जो है फूड प्रोवाइड किया है। और वर्ल्ड फूड डे कब बनता है? 16 अक्टूबर को। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है सरकार 2019 से चला रही है, जिसके अंदर 6,000 सालाना जो है मदद की जा रही है किसानों की। उनका जो है 2 हेक्टेयर से कम जमीन होना चाहिए, या जो पेंशन है साथ ही साथ मतलब 10,000 से कम होना चाहिए, प्लस उनकी जमीन तो मतलब लैंडलेस फार्मर्स को नहीं मिलेगी दोस्तों। और 3 बार करके मिल रही है, 2,000 पर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यहां हमने कॉटन की एक बीमारी है लिटिल लीफ,
वो किसकी वजह से होती है? जिंक की वजह से। उसी तरह मतलब जिंक की कमी की वजह से, सॉरी। और उसी तरह जो फूल गोभी है उसकी बीमारी किसकी कमी से होती है? वो मोलिबेंडम की कमी से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, और जहां भी स्पेस मिल रहा है उसका एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। देखिए इस बार के एग्जाम के लिए 102वां संशोधन, 104वां संशोधन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 102 जो है उससे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यानी कि जो पिछड़ा मतलब जो पिछड़ा वर्ग है उसके जो राष्ट्रीय आयोग है उसको जो है संवैधानिक दर्जा मिला है, और अनुच्छेद 338B ऐड हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अभी तक जो है नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब को ही संवैधानिक दर्जा था, लेकिन मतलब ऐसे वाले मैटर में, लेकिन अब जो है एनसीबीसी को भी जो है संवैधानिक दर्जा मिल गया है 102 अमेंडमेंट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 104 अमेंडमेंट से जो है आप जानते हैं कि लोकसभा में 2 सीट और हर विधानसभा में 1 सीट जो है एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित होती थी, लेकिन चूंकि अब उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है इसलिए 104 संशोधन से उसको खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियंस की जो सीट थी लोकसभा में और विधानसभा में उसको खत्म कर दिया गया, इसलिए दोनों ही अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो जनरल सेक्शन को जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 10% आरक्षण दिया गया है, वो कौन सा संशोधन है? 103। अब आ जाइए, पहले हमने देखा था पीएम किसान योजना, अब है ये पीएम किसान मानधन योजना। ये पेंशन स्कीम है, किसको मिलेगी? जैसे मैंने बताया 2 हेक्टेयर से कम की जमीन होनी चाहिए, मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। और एक क्वेश्चन दोस्तों सवाल बनता है कि भारत में कितने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं? तो आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 85%। उसके बाद एज कितना होना चाहिए? 18 से 40 साल, वही लोग एलिजिबल हैं। जो 18 साल में है अगर वो लेना चाहेगा तो उसको 55 रुपये हर महीने जमा करने होंगे, सरकार भी इतना ही अमाउंट जमा करेगी। लेकिन अगर कोई 40 साल में लेगा तो उसको 200 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और जब वो लोग 60 साल के हो जाएंगे तो पेंशन कितना बनेगा? 3000 रुपये प्रति महीना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत कितना रुपए जो है पेंशन बनेगा हर महीने का? तो 3000 रुपये महीना। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि एज लिमिट क्या है? तो 18 से 40 साल। मिनिमम कितना? 55 साल, क्योंकि जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई 18 साल में ज्वाइन करता है तो भाई मतलब वो 60 साल तक करना है, तो लंबा पीरियड तक जमा करेगा ना, तो उसको कम मतलब इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। लेकिन कोई अगर 40 साल में करता है तो उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब 60 साल के आप हो जाएंगे तो मतलब पेंशन स्कीम मतलब आपको मिलेगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारत में जो है मात्र 5% लोग होंगे, ठीक है, जो कि सरकारी मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते होंगे। तो बाकी जगह जो है मतलब हर जगह तो जो है पेंशन का सुविधा नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो सरकार जो है इस पर बहुत अच्छा पहल करी है। तो नाम क्या है किसानों के लिए जो पेंशन स्कीम स्टार्ट हुआ है? पीएम किसान मानधन योजना। योग्यता क्या होनी चाहिए? छोटे किसान आप होने चाहिए, 2 हेक्टेयर से मतलब 2 हेक्टेयर तक जमीन होनी चाहिए, ठीक है, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं। और आयु सीमा 18 से 40 साल, मिनिमम 55, जो 18 साल का है उसको 55 रुपये जमा करने पड़ेंगे हर महीने, जो 40 साल का है 200 रुपये, और सरकार भी उतना ही जमा करेगी। और फिर उसका नतीजा क्या होगा? जब आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद आपको 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है MPIA, कहीं लिखा था कहीं MPIA होता है, यानी कि मल्टी पार्टी इंटरिम अपील अरेंजमेंट। दोस्तों जो WTO है उसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो इनइफेक्टिव हो गया है अमेरिका की वजह से। ट्रम्प को लगता था कि जो WTO है हमेशा उसके मतलब अगेंस्ट में फैसला देता है, तो ट्रम्प ने क्या किया था कि वहाँ पे जजों की जो नियुक्ति है वो 2017 से ही मतलब उसको उस पर रोक लगा दी थी। तो इसके वजह से पिछले साल ही जो है WTO के सारे जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के जो सदस्य रिटायर हो गए। तो चूंकि अब डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म रहेगा नहीं, तो जब विवाद होगा, मान लीजिए विकसित देशों के बीच में, विकसित देश में तो बीच में नहीं होता, जनरली विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में होता है, डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, तो कौन उसको निपटाएगा? तो उसके लिए ही अभी मतलब एक अरेंजमेंट किया गया है टेम्परेरी बेसिस पर, जिसका नाम क्या है? मल्टी पार्टी इंटरिम अपील अरेंजमेंट। तो ये आपको पूछ लेगा कि इसका संबंध किस संस्था से है? WHO से है, FAO से है, WIPO से है, WTO से है। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों WTO। और दोस्तों 2020 में WTO के गठन का 25 साल पूरा हो चुका है, इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इस पे क्वेश्चन देगा ही देगा।
पूछ लिया कि जो है उरुग्वे राउंड जो 8 साल चला था उसके बाद कौन सा जो है संगठन अस्तित्व में आया, या ये कब बना था 1 जनवरी 1995 को, या फिर ट्रिम्स ये सब जो चीजें हैं वो किससे संबंधित है। तो आपको दोस्तों इसलिए WTO को एकदम अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और 6 JPSC में जो है क्वेश्चन भी पूछा था WTO और इंडिया को लेके क्वेश्चन भी पूछा था। और अभी जो ये नया चीज डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्योंकि खत्म हो गया WTO का, तो टेम्पररी बेसिस पे इसको विवादों के निपटारे के लिए बनाया गया है MPIA, मल्टी पार्टी इंटरिम अपील अरेंजमेंट। किससे संबंधित है? WTO से, विश्व व्यापार संगठन से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चूंकि MSP को लेकर काफी विवाद चल रहा था और किसानों का कहना था कि स्वामीनाथन साहब ने कहा था, जैसे बॉलीवुड के लिए अमिताभ बच्चन है ना, वैसे कृषि क्षेत्र के लिए MS स्वामीनाथन है दोस्तों, ठीक है। उनको जो है भारत में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है MS स्वामीनाथन को जाता है। तो उन्होंने कहा था कि जो MSP है वो प्रोडक्शन के 1.5 टाइम्स मिलना चाहिए। तो भारत सरकार ने थोड़ा बहुत उसको अमल किया है। हालांकि उनका कहना था कि C2 पे आप दीजिए, लेकिन भारत सरकार मतलब कुछ पहल करी है। और आपको बताना कि भारत सरकार किस वर्ष से जो मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो प्रोडक्शन का 1.5 टाइम्स, और ये मतलब किसका रिकमेंडेशन था? MS स्वामीनाथन साहब का। तो देना प्रारंभ की है तो 2018-19 से, ठीक है। A2 प्लस FL पे 1.5 टाइम्स दे दिया है, ना कि C2 पे, ठीक है। पर कुछ किसान अभी भी खुश नहीं है। उनका कहना यही है कि C2 पे देना चाहिए था, ठीक है। इसको आपको उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ ये जानना जरूरी है कि सरकार कब से, क्योंकि मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि सरकार जो है फार्मर्स को इंकरेज करने के लिए ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। हालांकि MSP में भी बहुत विवाद है, ठीक है। क्या विवाद है कि जो मतलब जो अमीर किसान है ना, ठीक है, जो अमीर किसान है वही इसका बेनिफिट ले पाते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब ये क्या होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि इस रेट पे जो है भारत सरकार किसानों से अनाज लेती है और फिर उसको PDS के थ्रू गरीब लोगों को देती है। तो जैसे अब जितना भी, अब सबका तो मतलब अनाज सरकार नहीं खरीद सकती, एक प्रॉपर मतलब अमाउंट ही लेना होता है। तो वो जो है उतना जो कोटा है वो अमीर किसान से ही हो जाता है, ठीक है। उसका एक अलग ही विवाद है। मेंस पे क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का बनेगा ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है किसानों का विरोध चला है। तो मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से संबंधित या फिर जो नए 3 अधिनियम आए हैं, 3 नए कानून आए हैं कृषि के, ठीक है, तो उसको लेके क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आपको उसको दोस्तों ध्यान में देखना है। और दोस्तों 2020 हम लोग के लिए बहुत लकी भी रहा एक तरह से, क्योंकि कुछ कुछ मतलब रिजर्व्स भी मिले हैं जो कि इंडिया के लिए आगे चल के बहुत बेनिफिट होगा। वेंडियम रिजर्व मिला है अरुणाचल प्रदेश में, और एक लिथियम मिला है, लिथियम का रिजर्व मिला है कर्नाटका में दोस्तों। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए 102 अमेंडमेंट, 103 अमेंडमेंट, 104 अमेंडमेंट, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी चीज इंपॉर्टेंट है लेकिन वो हम दूसरे सेक्शन में बताएंगे। यहां पे ये खाली जगह था तो आपको बता दिया कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, यानी कि जो पिछड़ा आयोग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, उसको संवैधानिक दर्जा मिल गया है। और कौन सा आर्टिकल इंसर्ट हुआ है? आर्टिकल 338B। ये भी पूछा जा सकता है कि NCBC को किस अनुच्छेद के द्वारा जो है वो संवैधानिक दर्जा मिला है। तो क्या जवाब हो जाएगा? आर्टिकल 338B। उसके बाद जो है 104 जो अमेंडमेंट है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्लो इंडियन को जो है रिजर्वेशन जो था वो खत्म कर दिया गया है। 103 जो है वो EWS की बात करता है। उसके बाद आइए PM किसान मानधन योजना, ये किसानों के लिए पेंशन स्कीम है। इसके लिए क्या योग्यता है? 2 हेक्टेयर तक जमीन होनी चाहिए, और जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच में ही होनी चाहिए। मिनिमम 55 रुपये, मैक्सिमम 200 रुपये, और पेंशन जो है 3000 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद MPIA, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, मल्टी पार्टी इंटरिम। तो ये किससे संबंधित है? अपील अरेंजमेंट। तो ये WTO से है। ट्रम्प की वजह से जो है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म था WTO का वो खत्म हो गया है, और चूंकि अब कुछ भी विवाद उठेगा तो कैसे शॉर्ट आउट होगा, तो इसलिए जो है टेम्पररी बेसिस के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम देखने के लिए MPIA का गठन किया गया है WTO के अंदर। और WTO का गठन हुए
25 साल पूरा हो गया है पिछले साल, तो यहां से क्वेश्चन बनना एकदम लाजमी है। उरुग्वे राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्स, ट्रिम्स और भी जो चीजें हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सब आपको दोस्तों देखना ही देखना है। साथ ही साथ लेटेस्ट जो एग्रीमेंट है WTO का, वो आपका ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है वो कब अस्तित्व में आया, तो 2017 में आया। भारत सरकार जो है MS स्वामीनाथन जी के रिकमेंडेशन पे, हालांकि ये रिकमेंडेशन काफी पहले दी थी उन्होंने, लेकिन सरकार ने अभी उसको इंप्लीमेंट किया है और जो प्रोडक्शन का 1.5 टन देना प्रारंभ किया है, कब से, 2018-19 से। A2+FL का 1.5 टाइम्स। और 2 रिजर्व मिले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक वेनेडियम का रिजर्व मिला है, अरुणाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि वेनेडियम का रिजर्व मिला है, और लिथियम का मिला है मांड्या कर्नाटक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टोटल जो है भारत में 5 सिस्मिक जोन है, और झारखंड में अपने जो है 3 सिस्मिक जोन आता है। 2 मतलब थोड़ा खतरनाक, 3 मतलब उससे खतरनाक, 4 मतलब और भी डेंजर। तो जो गोड्डा और साहेबगंज है, उसके जो नदन इलाके हैं वो जोन 4 में है। 15 जिले जो हैं जोन 3 में है, और 7 जिले जो हैं जोन 2 में है। यहां से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जोन 3 में झारखंड के कितने जिले हैं, ठीक है। तो 2, 15, 7 ध्यान में रखना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया पेटेंट एक्ट कब बना था, ठीक है। मतलब आपने अगर कोई चीज बनाई है तो उसका आप पे पेटेंट रहेगा। ये कब चालू हुआ था, 1970 में। लेकिन तब क्या था कि प्रोसेस पेटेंट ही था, और जो कि सही नहीं था। उसके बाद भारत सरकार ने इसको 2005 में बदल के प्रोसेस पेटेंट हटा को क्या कर दिया, प्रोडक्ट पेटेंट कर दिया। मतलब 20 साल तक आपका पेटेंट रहेगा और कोई दूसरा आपका चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि इंडिया में पेटेंट एक्ट आया कब, तो 1970 में आया, लेकिन उस समय क्या होता था, प्रोसेस पेटेंट, ठीक है। और फिर प्रोसेस पेटेंट को हटा के प्रोडक्ट पेटेंट भारत ने कब किया, 2005। तो ये दोनों ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वो कौन सी संस्था है, ठीक है, वो कौन सी संस्था है जो कि पेटेंट के रिगार्डिंग चीजों को देखती है, तो वो संस्था है DIPP, जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करती है। इसको आप जरूर से देखिएगा। और यही जो है DIPP, ये पेटेंट संबंधित चीजों को देखती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। WTO के किस बॉक्स को लेके, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि WTO जो है मतलब हमेशा जो है विवादों में चलता रहता है। तो किस बॉक्स को लेके भारत का जो है विकसित देशों के साथ खटपट चल रहा था, तो एम्बर बॉक्स को लेके, ठीक है। भारत सरकार ने जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लॉन्च किया, ठीक है, तो उससे जो है मतलब एम्बर बॉक्स के लिए जो मतलब लिमिटेशन था वो क्रॉस हो गया। तो डेवलप कंट्री कह रहे थे कि नहीं नहीं आप इतना सब्सिडी नहीं दे सकते, इससे जो है मतलब काफ़ी नुकसान हो रहा है। पर भारत ने समझाया कि देखिए हम जो सब्सिडी दे रहे हैं वो मार्केट में डिस्टॉर्शन नहीं कर रहा है, बल्कि गरीब लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो है आपका एम्बर बॉक्स, जो कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर आता है। उसके बाद भारत ने जो है कृषि निर्यात नीति कब बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2018 में, ठीक है। और भारत ने क्या लक्ष्य रखा कि इसको जो है, जैसे भारत जब 2018 में $30 बिलियन के आसपास निर्यात करता था, उसको बढ़ा के डबल करना था 2022 तक, कितना, $60 बिलियन। और लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो कृषि निर्यात में कितना रैंक है, रैंक 13। कभी भारत जो है दोस्तों रैंक 10 के अंदर हुआ करता था, लेकिन अभी जो है 13वें स्थान पे हो गया है। उसके बाद ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि बजट में जो है किसानों को ऋण देने का कितना टारगेट रखा गया है, 16.5 लाख करोड़, ठीक है। और पिछले साल कितना था 2020-21 में, 15 लाख करोड़। सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि 2021-22 के बजट में किसानों को कितना ऋण देने की बात कही गई है, 16.5 लाख करोड़। आगे किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत मतलब कम ब्याज पे जो है किसानों को लोन दिया जाता है। तो ये कब आया था दोस्तों, तो ये आया था 1998 में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस 1-2 साल के अंदर वाला ही चीज पूछेगा, जो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ है भारत में, उससे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए भारत में जो है 4 अलग अलग टाइप के सिल्क प्रोडक्शन होते हैं,
तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताया है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मलबेरी का, उसके बाद होता है एरी का, उसके बाद होता है तसर का, और चौथा पे होता है मूंगा का। और जो अपना झारखंड है वो तसर सिल्क पे नंबर 1 पे है, ठीक है, टॉप पे है। 4 टाइप के सिल्क भारत में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? मलबेरी का, दूसरे नंबर पे एरी सिल्क का, तीसरे नंबर पे तसर का, चौथे नंबर पे मूंगा का। फिर से देख लेते हैं। पूरे भारत में 5 सिस्मिक जोन है, मतलब अर्थक्वेक जो जोन, अर्थक्वेक वाले इलाके को 5 जोन में बांटा गया है। और झारखंड में 3 सिस्मिक जोन आता है, जोन 2, जोन 3, जोन 4। जोन 4 मतलब खतरनाक, और जोन 5 तो बहुत खतरनाक है, लेकिन चलिए झारखंड में जोन 5 नहीं आता है। और जोन 4 में भी गोड्डा और साहिबगंज से कुछ इलाके आते हैं। जोन 2 में 7 जिले हैं, जोन 3 में 15 जिले हैं। इंडिया पेटेंट एक्ट कब आया था? 1970, लेकिन उस समय भारत क्या देता था? प्रोसेस पेटेंट देता था। उसको हटा के प्रोडक्ट पेटेंट कब आया? 2005। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार कब आया इंडियन पेटेंट एक्ट? 1970, और उसको हटा के प्रोडक्ट पेटेंट कब आया? 2005। कौन सी संस्था जो है पेटेंट का काम देखती है? DIPP, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर एक संस्था है, एक डिपार्टमेंट, एक विभाग है। WTO के किस बॉक्स को लेकर इंडिया का डेवलप कंट्रीज के साथ विवाद रहा है? एम्बर बॉक्स। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये सबका संबंध जो है किस चीज से है? तो WTO से है, या एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से है। WTO को पढ़ना दोस्तों बहुत बहुत जरूरी है। ट्रिप्स, ट्रिम्स, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये सब देख लेने का दोस्तों। भारत की जो है कृषि निर्यात नीति कब आई थी? 2018 में, ठीक है। और इसमें क्या लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक कितना करना है कृषि निर्यात को? $60 बिलियन। और भारत का कृषि निर्यात में कितना रैंक है? रैंक 13। इसके बावजूद कि भारत जो है मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, फूड ग्रेन में नंबर मतलब 2 या 3 पे ऐसे कुछ होगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में नंबर 2 पे है, अंडे के प्रोडक्शन पे नंबर 3 पे है। इसके बावजूद जो है मतलब हालत खराब है। उसके बाद हमने आपको बताया कि 2021-22 के बजट में कृषि ऋण का टारगेट कितना है? 16.5 लाख करोड़, ठीक है। और 2020-21 में कितना था? 15 लाख करोड़ मतलब रुपीज में। फिर एक फेमस स्कीम है किसानों की, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसके अंतर्गत किसानों को बहुत कम ब्याज पे लोन दिया जाता है। तो ये कब आया था? 1998 में। उसके बाद हमने यहाँ रेशम के प्रोडक्शन की बात की है। 4 टाइप का रेशम प्रोडक्शन इंडिया में होता है। सबसे ज़्यादा होता है मलबेरी, दूसरे नंबर पे एरी, तीसरे नंबर पे तसर, और चौथे पे मूंगा। मतलब M से स्टार्ट होता है, M पे खत्म होता है, ठीक है। इसको आपको सजाने के लिए दोस्तों पूछ सकता है। और अपना जो झारखंड है वो तसर सिल्क पे, तसर सिल्क के केस में नंबर 1 है। अब देखिए, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो कंसेप्ट है 1966 में आया था। और झारखंड में कब लागू हुआ था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? 2015। ध्यान रखिएगा कि झारखंड में कब लागू हुआ था? 2015 में। और बजट में क्या दिया हुआ है कि झारखंड सरकार ने यह तय किया कि 15 लाख लोग जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में पहले कवर नहीं होते थे, उनको अब कवर किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड सरकार ने रिसेंटली कितने लाख लोगों को जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट देने की बात कही है? तो 15 लाख, और उनको एक अलग टाइप का कार्ड दिया जा रहा है, ग्रीन कलर का, ठीक है। ये क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आपको देना है कि जो ग्रामीण भारत है उसमें कौन सा बैंक सबसे ज्यादा लोन देता है? रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, या कमर्शियल बैंक? बाकी तो मैंने सारे आंसर किए हैं। इसका जवाब आपको देना है कि जो ग्रामीण भारत है उसमें कौन सा जो बैंक है, किस टाइप का जो बैंक है वो सबसे ज्यादा ऋण देता है? रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, या कमर्शियल बैंक? और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बताइए जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गया है। तो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जनवरी 2021 में ही हुआ है। सीयू रमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे किसका गठन हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड जो कि ग्रामीण विकास का काम करती है और जो है ग्रामीण सेक्टर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम होता है उसको भी देखती है। साथ ही साथ जो जितने भी बैंक काम करते हैं उनको मतलब रीफाइनेंसिंग भी करती है और भी ढेर सारा काम करती है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो
तो उसका गठन कब हुआ था? 1982 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयू रमन कमेटी के जो है रिकमेंडेशन पे किसका गठन हुआ था? नाबार्ड का गठन हुआ था ग्रामीण विकास के लिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है, 1982 में हुआ था। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दोस्तों आप जानते ही हैं, हमेशा ये चर्चा में रहता है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ठीक है। तो इसमें जो है भारत का बहुत बुरा पोजीशन है, हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा है। पिछले साल तो 102 नंबर पे था, ठीक है, इस बार तो 94 पे है, जो कि सीरियस हंगर कैटेगरी में आता है। स्कोर कितना है? 27.2। दोस्तों मैंने जैसे कहा था कि अब थोड़ा ट्रेंड चल पीछे मतलब चेंज हो रहा है। पहले केवल आप रैंक ही पढ़ लिए तो काम चल गया, लेकिन आपको अब बाकी चीज़ों को भी जानना है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश कौन करता है? तो लंबे समय तक जो है दोस्तों ये इंडेक्स पब्लिश करता था IFPRI, लेकिन अब कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल्थ हंगर हिल्फ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, IFPRI को मत मार दीजिएगा, क्योंकि वो पहले करता था लेकिन अब 2-3 सालों से जो है चेंज हो गया है, और कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हाइफ जो है ये दोनों संस्था मिलके ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश करती है। और इसमें भारत का रैंक कितना आया है? 94, लेकिन स्कोर कितना है? 27.2, जो कि सीरियस हंगर की कैटेगरी में आता है। कितना इंडिकेटर इस्तेमाल किया आता है? क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, 4 इंडिकेटर, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग अंडर 5, चाइल्ड स्टंटिंग अंडर 5 और अंडर 5 मोर्टेलिटी। यानी पूछ लिया कि बताइए इसमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है, और आपको दे देगा चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट, और यहाँ अंडर 5 की जगह पे आपको क्या दे देगा? IMR दे देगा। तो ध्यान रहे, अंडर 5 मोर्टेलिटी होता है 5 साल के अंदर, और IMR होता है मतलब उसका दूसरा मतलब ये चीज़ रहता है शायद 1 साल के अंदर रहता है। तो ये ध्यान देना है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और अंडर 5 मोर्टेलिटी, ना कि IMR। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, तो केवल रैंक याद रखने से नहीं होगा, आपको जानना होगा किस संस्था ने, कौन संस्था मिलकर पब्लिश करती है, स्कोर क्या है, क्या इंडिकेटर्स हैं? 4 है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग अंडर 5, चाइल्ड स्टंटिंग अंडर 5 और अंडर 5 मोर्टेलिटी। फिर से देख ले, नेशनल फूड सिक्योरिटी कब आया था? 2013 में। झारखंड ने कब अपनाया? 2015 में। और झारखंड सरकार ने हाल ही में जो है इसमें 15 लाख लोग जो कि कवर नहीं हो पाते थे अलग अलग इसके जो कैटेगरी उसमें, तो उनको इसमें शामिल किया है। और कैसा कार्ड दिया गया है? ग्रीन कार्ड। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको लेके इतना हो हल्ला चल रहा है, इतना विवाद चल रहा है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1966 में, किसानों को मोटिवेट करने के लिए। ग्रामीण भारत में कौन सा बैंक जो है सबसे ज्यादा ऋण मुहैया कराता है? रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या कमर्शियल बैंक? इसका आंसर आपको बताना है। 18 में जो है पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सा है जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गया? PMC बैंक का जो है फेलियर हुआ, इसलिए अब जो है सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही कोऑपरेटिव बैंक्स पे, उनको जो है RBI के देखरेख में भी लाया गया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और मल्टी स्टेट जो है मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो पहली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गई जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुई है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयू रमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे कौन सी संस्था का गठन हुआ? नाबार्ड का, जो कि ग्रामीण और कृषि विकास के लिए बनी 1982 में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है दोस्तों। साथ ही साथ जो भी ग्रामीण बैंक काम करते हैं उनको रीफाइनेंसिंग भी करती है, बाकी तो डेवलपमेंटल वर्क कराती ही कराती है। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, 2020 में इंडिया का रैंक 94, लेकिन बस स्कोर जाने से काम नहीं चलेगा। कौन सी संस्था पब्लिश करती है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल्थ हंगर हाई लीफ। सीरियस हंगर में कितना है? 27.2। और कितना इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है? 4, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग अंडर 5, चाइल्ड स्टंटिंग अंडर 5 और अंडर 5 मोर्टेलिटी। अब आ जाइए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका अधिनियम तो 1964 में आया था, लेकिन बना कब था ये? 1965 में। दोस्तों आपको ये साल याद रखना होगा, 1965, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी समय CACP, जिसके रिकमेंडेशन पे, जिसके संतुति पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण किया जाता है 23 अलग क्रॉप्स का, उसका भी गठन हुआ था। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, ठीक है, दोनों का। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पूरे भारत में जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, प्रोक्यूरमेंट, सरकार के बिहार पे सब कुछ यही करती है। तो इसका गठन हुआ था 1965 में। और इसी समय CACP का भी गठन हुआ था, जिसके रिकमेंडेशन पे सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। कितने क्रॉप्स के लिए? 23 क्रॉप के लिए। 10 साल के गैप के बाद
GEAC, ठीक है, संस्था जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर है, जनक और BSS 793 के लिए मतलब ना इसका टेस्टिंग के लिए परमिशन दिया है 8 राज्यों को। तो आपको बताना है कि ये जनक और BSS 793 क्या है। तो ये बीटी ब्रिंजल है दोस्तों, ठीक है, जो यूपीए सरकार उसने 2009-10 में जो है 10 साल का जो है मोरेटोरियम लगा दिया था कि नहीं 10 साल तक कोई मतलब जो बीटी क्रॉप्स है उसका कोई टेस्टिंग उस्टिंग नहीं होगा। तो अभी जो है एक लिमिटेड टेस्टिंग के लिए GEAC, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत में GM क्रॉप्स के लिए परमिशन कौन देता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ मतलब इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट जो है उसके अंदर एक विभाग है, मतलब उसके अंदर एक कमिटी है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। या क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो GEAC है वो किस मंत्रालय के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा कि ना ही कृषि मंत्रालय के अंदर ना ही साइंस के अंदर, ये है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने जो है बीटी ब्रिंजल का टेस्टिंग का परमिशन दिया है, कहाँ कहाँ और कौन सी 2 वैरायटी है, जनक और BSS 793। तो चूंकि ये काफी चर्चा में हो रहा है, चर्चा में रहा और 10 साल के बाद हो रहा है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जनक और BSS 793 है क्या। तो बीटी ब्रिंजल का ये टाइप है। या ये पूछ सकता है कि जो GEAC है उसने मतलब 10 साल के बाद किस बीटी क्रॉप का टेस्ट के लिए परमिशन दिया। आपको ऑप्शन दे देगा बीटी ब्रिंजल, बीटी मस्टर्ड भी काफी न्यूज में रहा है, या और फिर कुछ ऑप्शन दे देगा। तो अगर आप नहीं ठीक से पढ़े तो कंफ्यूज हो जाएगा कि बीटी ब्रिंजल होगा कि बीटी मस्टर्ड होगा। तो बीटी ब्रिंजल होगा। और दोस्तों भारत में बस एक ही बीटी क्रॉप चलता है, बीटी कॉटन, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बीटी मस्टर्ड को परमिशन नहीं मिला। और कब मिला था बीटी कॉटन को? 2002 में। क्योंकि अभी पूरी तरह से तय नहीं है कि जो बीटी क्रॉप्स होते हैं उनका कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव होता है। हालांकि मतलब जैसा नॉर्मल एक है धारणा कि मैक्सिमम तो मतलब घाटा ही होता है, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज या बहुत सी जगह ये बैन है। इसलिए भारत सरकार भी फूंक फूंक के कदम रख रही है। तो भारत में पूछ लिया कि कितने टाइप के बीटी क्रॉप्स, कौन कौन से बीटी क्रॉप्स अलाउड हैं, दे देगा बीटी कॉटन, बीटी मस्टर्ड, बीटी ब्रिंजल, क्योंकि बीच में बीटी मस्टर्ड भी काफी न्यूज में था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, भारत बस एक ही बीटी क्रॉप को मतलब अलाउ करता है, बीटी कॉटन को। कब? 2002 में। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। भारत का जो है दोस्तों आजादी के बाद अंग्रेजों के चलते जो है हाल बेहाल हो गया था, जमींदारी सिस्टम ने जो है बहुत बुरा हाल कर दिया था, प्लस जो अंग्रेज की नीति थी उससे भी बहुत कंडीशन डावाडोल थी। मतलब हम लोग को अपने मतलब देश के नागरिकों को खिलाने के लिए भी खाना नहीं था, हम लोग अमेरिका पे डिपेंडेंट थे। लेकिन अमेरिका जो है एक तो घटिया टाइप का जो है अनाज देता था, प्लस वो भी देना बंद कर दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे जो है ये शुरुआत हुई थी। हालांकि ये बढ़ा कब? इंदिरा गांधी के समय में बढ़ा। और जो है नॉर्मन बोरलॉग आए थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, उन्होंने मतलब देखा यहाँ पे कि अरे भाई बहुत बुरा सिचुएशन है। और जो नॉर्मन बोरलॉग है दोस्तों, उनको वर्ल्ड में, जिसे भारत में MS स्वामीनाथन कहते हैं ना, लेकिन अगर पूछेगा कि पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। तो वो उन्होंने फिर यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए और भी आधुनिक तरीके बताए खेती करने को, और पंजाब से ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है आज स्थिति ऐसी है कि हम 300 मिलियन टन तक का जो प्रोडक्शन करते हैं और निर्यात भी करते हैं। तो हरित क्रांति की जनक जो है किसको मानते हैं? MS स्वामीनाथन को। कब चालू हुआ था? वही 64-65 के दौरान, मतलब लाल बहादुर शास्त्री के टाइम स्टार्ट हुआ था लेकिन फिर बढ़ा था आगे। इंदिरा गांधी के टाइम पे फिर मतलब बढ़ा था, और 20 साल के अंदर अंदर हम लोग जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। और मतलब फ्लड रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि दूध की जो क्रांति है वो वर्गीस कुरियन के द्वारा चालू की गई थी। तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? वर्गीस कुरियन। दोस्तों वर्गीस कुरियन ये दोनों ही जो है केरला को बिलोंग करते हैं। क्या कोइंसिडेंस है। वर्गीस कुरियन साहब को पटेल साहब ने जो है गुजरात भेजा था, और ये इंजीनियर थे। लेकिन जब वर्गीस कुरियन साहब गए गुजरात में और वहां की दयनीय स्थिति देखी, तो इन्होंने जो है मिल्क कोऑपरेटिव सिस्टम स्टार्ट किया। जो अमूल आपने नाम सुना होगा, वो इन्होंने ही चालू करवाया था। और आज कंडीशन ऐसा है कि पूरे विश्व में भारत मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। तो यारों लाइफ होनी चाहिए तो कुछ ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीता है, ठीक है, कि केवल हम अपना पेट ना पाले, हमारे वजह से जो है कुछ और घरों में जो है चूल्हा जले और कुछ और लोग जो है
खाए कमाए, ठीक है। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया क्या हो गया? एम.एस. स्वामीनाथन। और फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन हो गए? वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा हट के बना लिया है कि जो यूएन का ससाकवा अवार्ड है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट से। और ये पिछले साल मतलब पिछले साल चर्चा में क्यों था? क्योंकि डॉक्टर पीके मिश्रा को जो है 2019 का ससाकवा अवार्ड मिला है, जो कि मतलब मोदी के पीएमओ में काम करते हैं डॉक्टर पीके मिश्रा। और 2020 का किसको मिला है? अलान लावेल को। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएन का ससाकवा अवार्ड जो है किससे संबंधित है? डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट से। 2019 में किसको मिला? डॉक्टर पीके मिश्रा। 2020 में अलान लावेल। उसके बाद अभी कौन सा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान चल रहा है दोस्तों? तीसरा। पहला जो है 1983 में चालू हुआ था, दूसरा जो है 2002 में, और अब तीसरा चल रहा है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से 2031। काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लिए, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गठन कब हुआ था? 1965 में। सीएसईपी का भी गठन उसी साल हुआ था। 10 साल के गैपिंग के बाद जीईएसी ये कमिटी है जो कि जीएम क्रॉप्स का मतलब अप्रूवल देती है। और कौन से मंत्रालय के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ध्यान रखिएगा, ना ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ना ही कृषि मंत्रालय। कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो ये है आपका पर्यावरण, जंगल और जलवायु परिवर्तन। तो इसने जो है जनक और BSS 793 इस वैरायटी के जो है बीटी ब्रिंजल के टेस्ट के परमिशन दिए हैं 8 राज्यों में। और भारत में बस एक ही बीटी जो है क्रॉप चलता है। कौन सा? बीटी कॉटन, जो कब आया था? 2002 में। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व का पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, कंफ्यूज नहीं होना है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध की क्रांति, कौन लेके आया? वर्गीस कुरियन साहब। यूएन का जो ससाकवा अवार्ड है ये किससे संबंधित है? डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट से। 2019 में डॉक्टर पीके मिश्रा को मिला था, 2020 में अलान लावेल को। पूछा जा सकता है कि डॉक्टर पीके मिश्रा को क्या अवार्ड मिला? तो ससाकवा अवार्ड, ठीक है। और भारत का भी कौन सा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान चल रहा है? तीसरा। टाइम पीरियड क्या है? 2017 से 31। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों वो पहले देख लीजिए। दाल में कौन सा दाल का प्रोडक्शन एरिया वाइज और ऐसे भी सबसे ज्यादा है? तो चिकपी का। फूड ग्रेन में पहले नंबर पे तो चावल है, दूसरे नंबर पे गेहूं है, लेकिन तीसरे नंबर पे क्या है? तो तीसरे नंबर पे ज्वार है। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है, फिश प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है, एग प्रोडक्शन पे नंबर 3 पे है, और फ्रूट एंड वेजिटेबल में भी नंबर 2 पे है। ध्यान में रखना है, मिल्क में नंबर 1 पे, नंबर 2 में फिश प्रोडक्शन और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और नंबर 3 पे एग प्रोडक्शन, ठीक है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का भी इंडिया का भी मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है। तो इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं? लदांग। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो लदांग है या कहाँ का शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है? इंडोनेशिया का। मिलाप जो है मैक्सिको, MM, ठीक है। रोका जो है ब्राजील, कोनको जो है वेनेजुला, और टोंगिया जो है म्यांमार। दोस्तों ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी जानना है कि जंगल साफ करके खेती किए, कुछ समय तक वहां किए, फिर दूसरी जगह जंगल साफ किए, मतलब एक परमानेंट जगह पर जो है खेती नहीं करना। आज यहाँ किए, फिर कुछ साल के बाद जो है यहाँ किए, मतलब चेंज करते हैं ना। तो इसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो विश्व में ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। लदांग इंडोनेशिया, मिलाप कहाँ पे? मैक्सिको, रोका ब्राजील, कोनुको वेनेजुला, टोंगिया म्यांमार। दोस्तों नाम अभी बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन जब बार बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, डिस्कस करेंगे तो इजी हो जाएगा। वैसे ही अगर आप भारत में बात करें तो MP में बोलते हैं बेवार या दहिया, आंध्रा में बात करें तो बोलते हैं पोडू या पेंडा, उड़ीसा में बात करें तो बोलते हैं पम्मा डाबी या कोमन, राजस्थान में बात करें तो बोलते हैं वालरे, झारखंड में बात करें तो बोलते हैं कूरवा, और नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो बोलते हैं झूमिंग। फिर से देख ले, MP में बात करें तो बोलते हैं बेवार या दहिया, आंध्रा में बात करें तो बोलते हैं पोडू या पेंडा, उड़ीसा में बात करें तो बोलते हैं पामा डाबी या कोमन, राजस्थान में बात करें तो बोलते हैं वालरे, झारखंड में बात करें तो बोलते हैं कूरवा, नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो बोलते हैं झूमिंग। नाम बहुत अजीब अजीब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब 8-10 बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, इजी हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है, या तो वर्ल्ड का,
ठीक है, या तो वर्ल्ड वाला आ सकता है और नहीं तो फिर ये वाला आ सकता है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको दे देगा कि बताइए टेम्परेचर जो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और रेनफॉल जो है 75 से 100 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या है, शुगर केन है, राइस है, रबर है, कॉटन है। नहीं पढ़े हैं सोच में पड़ जाएंगे, पढ़े हैं तो बता देंगे शुगर केन है। टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और बारिश जो है 100 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। क्या है, राइस है। ठीक है, और ये डेटा जो है दोस्तों मैंने एनसीईआरटी से ली है। सभी जितना भी एग्जाम होता है उसमें एनसीईआरटी को ही मतलब गीता, कुरान, बाइबल सब माना जाता है। ठीक है, तो उसका डेटा को चैलेंज मतलब ये मत सोचिएगा कि हाँ कहाँ से डेटा, एनसीईआरटी से डेटा। ये 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल, इतना बारिश किसके लिए चाहिए, रबर के लिए। और तीनों ही दोस्तों जो है क्या है, तीनों ही जो है खरीफ क्रॉप है। शुगर केन भी है, राइस भी है, रबर भी है और आपका सोयाबीन वो भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बारिश जो है 75 से 100 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, शुगर केन। 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्या हो जाएगा, राइस। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, रबर। एक क्वेश्चन और पूछता है कि रबर को फ्लेक्सिबल करने के लिए क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और एक पूछ लेगा कि 210 फ्रॉस्ट फ्री, फ्रॉस्ट नहीं है दोस्तों, यहां पे आज छूट गया है। 210 जो है फ्रॉस्ट फ्री डे, हाई टेम्परेचर, ब्राइट सन और 6 से 8 महीने लगते हैं मेच्योर होने में। बताइए कौन सा फसल है, तो ये है आपका कॉटन। और कैसा मिट्टी जो है चाहिए होता है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन आपसे सीधे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए पिछले साल गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या था, तो 1975 पर क्विंटल। क्योंकि जो चावल और गेहूं है ये दो मेन क्रॉप्स हैं हमारे इंडिया के। नंबर एक पे जो है आपका मतलब चावल है, नंबर 2 पे गेहूं है। ठीक है, चावल ज़्यादा पानी लेता है, कैसा क्रॉप है, खरीफ। जो वीट है, गेहूं, रबी क्रॉप। ठीक है, तो इसमें लगभग 50 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी हुई और जो राइस है उसका 1868 पर क्विंटल बढ़ा, तो लगभग 53 रुपीज़। तो सीधे ये पूछ लेगा कि बताइए वीट का एमएसपी पिछले साल कितना था, राइस का मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना था। तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26, हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये रोम में है। साथ ही साथ जो आपका एफएओ है, ठीक है, एफएओ संस्था का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, फिश प्रोडक्शन में भारत का रैंक कितना है, 2 है। ठीक है, इसमें फिर से आप नोट डाउन कर लीजिए। मिल्क प्रोडक्शन पे अपना भारत नंबर 1 पे है, फिश में और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में नंबर 2 पे है, एग प्रोडक्शन में नंबर 3 पे है। ठीक है, राइस और वीट का आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि भारत का राइस प्रोडक्शन में क्या पोजीशन है और वीट प्रोडक्शन में क्या पोजीशन है। मेन दिक्कत क्या है ना दोस्तों कि 85% जो अपने किसान हैं उनके पास 2 हेक्टेयर उससे कम की जमीन है और उनके पास ना तो संसाधन है ना ही फाइनेंस है। तो इस वजह से भी जो है अच्छे से खेती ढंग से नहीं हो पाती है। फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चालू की गई है, जिसमें 2020-21 से लेकर 2024-25 के बीच में कितने रुपए का आवंटन किया गया है, 20,050 करोड़ का आवंटन किया गया है। और लक्ष्य ये रखा गया है कि 2024-25 तक जो है फिशरीज से जो अर्निंग होती है, फिशरीज के एक्सपोर्ट से जो अर्निंग होती है उसको कितना कर लेना है, 1 लाख करोड़ रुपए कर लेना है।
अब यहां देखिए मिल्क से और क्या क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिल्क प्रोडक्शन में तो हम लोग नंबर 1 है, कितना रहा 198.4 मिलियन टन। एक बहुत महत्वपूर्ण है कि पर कैपिटा, ठीक है, मिल्क जो है कंजप्शन कितना है, ठीक है, पर कैपिटा मिल्क तो 400 ग्राम पर डे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे से ये लिया है डेटा। मिल्क प्रोडक्शन में अभी 2-3 साल से भारत नंबर 1 पे चल रहा है। वर्गीस कुरियन जी का बहुत बहुत मतलब धन्यवाद है कि उन्होंने अमूल की शुरुआत की, उसके बाद जो है क्रांति ही आ गई। पूछ लिया कि भारत में जो है मिल्क का जो है पर कैपिटा कितना है कंजप्शन, तो 407 ग्राम पर डे। अब देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे, पूछ लेगा कि 2019-20 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हुआ, 297.5 मिलियन टन। फिर जो है सरकार ने 2020-21 के लिए कितना लक्ष्य रखा था, 298 मिलियन टन। लेकिन अभी जो दूसरा एडवांस एस्टिमेट आया है उसमें क्या बोला गया है कि जो मतलब प्रोडक्शन वो कितना हो सकता है, 303.34 मिलियन टन। क्योंकि मैंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बहुत से किसान जो है, बहुत से लोग जो हैं वो मतलब गांव भी वापस आ गए, और मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ कोरोना के चलते, ठीक है। कोरोना से जो है कौन सा एकमात्र सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, तो एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। बाकी तो जो है इंडस्ट्री डूब गया, सर्विस सेक्टर डूब गया, लेकिन जो आपका प्राइमरी सेक्टर उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचा। तो 2000 यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या देखिए 2019-20 में कितना प्रोडक्शन रहा, 297.5 मिलियन टन। और जो है भारत सरकार ने 2020-21 के लिए कितना लक्ष्य रखा था, 298 मिलियन टन। और सेकेंड एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से, ठीक है, सेकेंड एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से कितना प्रोडक्शन होने की उम्मीद है, 303.34 मिलियन टन, मोटा मोटी याद रखिए ना। उसके बाद ग्राउंडनट में, ठीक है, मूंगफली में एक बीमारी होती है पॉपपोड, वो किसके कमी की वजह से होती है दोस्तों, वो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, ठीक है, वो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। फिर से देख ले, क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है कि बताइए जो गेहूं है उसका 2020-21 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना रहा, तो 1975 रुपये पर क्विंटल, कितना बढ़ा, 50 रुपये। जो चावल है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना रहा, 1868 पर क्विंटल, कितना बढ़ा, 53। हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का रोम में। फिश प्रोडक्शन में भारत का क्या पोजीशन है, रैंक 2, इसको क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर भी बोलते हैं, एक्वाकल्चर भी बोलते हैं। और एक नया टेक्निक जो मैंने बताया, ठीक है, बायोफ्लैक, उसका संबंध भी फिश प्रोडक्शन बढ़ाने से। बायोफ्लैक काफी चर्चा में अभी चल रहा है दोस्तों, बायोफ्लैक टेक्निक, ठीक है। और फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चालू किया है, जिसके अंतर्गत 20,050 करोड़ दिए गए हैं। और इसके अंदर जो है फिशिंग से जो एक्सपोर्ट अर्निंग आती है उसको बढ़ा के कितना करना है, 1 लाख करोड़ करना है 2024-25 तक। मिल्क प्रोडक्शन में भारत का नंबर पोजीशन 1 है। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है मिल्क की, 400 ग्राम पर डे। फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये आपको जानना है, 2019-20 में कितना रहा, 297.5 मिलियन टन। सरकार ने फिर लक्ष्य रखा कि 2020-21 में 298 मिलियन टन, ठीक है। लेकिन अभी एडवांस एस्टिमेट कितना आया कि 2% का राइज होगा, 303.34 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। क्योंकि अपना जो कृषि क्षेत्र है उसको कोविड से उतना ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। और जो ग्राउंडनट है मूंगफली, उसका जो पॉपपोड बीमारी होता है वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी से। अब दोस्तों हम प्लांट हार्मोन्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, ये प्लांट के ग्रोथ में मदद करते हैं। जो ऑक्सिन है, जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बॉडी में जो मास्टर ग्लैंड की तरफ काम करता है, वैसे ये प्लांट में मास्टर ग्लैंड की तरफ काम करता है और स्टेम को लाइट की तरफ बेंड करने में मदद करता है। और ये अनवांटेड प्लांट को खत्म करने में भी मदद करता है और हर्बिसाइड के रूप में इस्तेमाल होता है। जो गिबरेलिन है ये प्रमोट बोल्टिंग करता है, स्टेम को ग्रोथ मतलब इंग्लोंगेशन में मदद करता है। साइटोकाइनिन जो है ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड जो है ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये इनहिबिट ग्रोथ को इनहिबिट करता है और विल्टिंग ऑफ लीव्स करता है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टोमाटा के क्लोजर में कौन मदद करता है, एब्सिसिक एसिड। और जो इथिलीन है तो आप जानते ही हैं कि ये फ्रूट्स को पकने में मदद करता है, साथ ही साथ ये रूट के ग्रोथ में भी मदद करता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये जो है ग्रोथ बढ़ाने वाले हैं, ठीक है।
जैसे लाइट की तरफ कौन स्टेम को बेंड करता है? ऑक्सीन। हर्बिसाइड के रूप में कौन इस्तेमाल होता है? ऑक्सीन। स्टेम को ग्रोथ में मदद कौन करता है? और बोल्टिंग को कौन प्रमोट करता है? गिबरेलिन। साइटोकाइनिन जो है ये क्या प्रमोट करता है? सेल डिवीजन। दोस्तों और भी फंक्शन है, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा फंक्शन ही उठाए हैं, आप इसको एक बार जरूर से खुद से भी देख लीजिएगा। एब्सिसिक एसिड जो है इसको स्ट्रेस हार्मोन भी मतलब कहते हैं प्लांट का, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार पूछा जाता है कि स्टोमाटा के क्लोजर में कौन सा प्लांट हार्मोन मदद करता है, तो एब्सिसिक एसिड। इथिलीन जो है ये फ्रूट्स को पकाने में मदद करता है और रूट हेयर के फॉर्मेशन में मदद करता है। उसके बाद जो है विश्व का पहला IVF बफलो काब जो है कौन सा था? इंडिया करनाल में प्रथम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये, क्योंकि अभी पिछले साल ही है जो 20वां लाइव स्टॉक सेंसेक्स जो है उसके अनुसार मतलब वो कंप्लीट हुआ है। इसके अनुसार किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कैटल हैं? तो आपका पश्चिम बंगाल। और जो ये सेंसेक्स है कितने साल पे होता है? 5 साल पे। पहली बार कब हुआ था? 1919-1920 में। और भारत के जो मतलब पिछला जो सेंसेक्स हुआ था उसमें कितना बढ़ोतरी है? 4.6%। अब कितना हो गया है इंडिया में टोटल लाइफ स्टॉक? 535.78 मिलियन। 20th लाइफ स्टॉक सेंसेक्स पिछले साल इसका जो है दोस्तों आया मतलब। और इसके अनुसार जो है सबसे ज़्यादा कैटल कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। पिछले साल मेरे को लगता है 2019 में आया है। और ये जो सेंसेक्स है वो कितने साल पे होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत में लाइफ स्टॉक सेंसेक्स है वो कितने समय पे होता है? 5 साल पे। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे लोग समझ सकते हैं कि यूपी होगा, लेकिन यूपी नहीं होगा, वेस्ट बंगाल होगा। और टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कितना बढ़ा? 4.6%। अब ये देखिए कृषि से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? ICAR। जितना भी कृषि में डेवलपमेंटल और रिसर्च वर्क करता है चलता है वो सब कौन करती है? ICAR। कब बना था? 1929 में। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इसके कंट्रोल में काम करती है। हालांकि ये बनी पहले थी, लेकिन मतलब इसकी अब कंट्रोल में काम करती है। ICAR ओवरऑल हेड है, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रिसर्च से संबंधित चीज़ों को करने में, जिसको हम पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। करजन के टाइम पे बनी थी 1905 में, लेकिन फिर जब 1934-35 के आसपास जब बिहार में जब मतलब क्लैमिटी आई थी, नेचुरल क्लैमिटी, तो उसके बाद ये दिल्ली शिफ्ट हो गई। इसके अलावा इंपॉर्टेंट संस्था दोस्तों देख लीजिए, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कटक में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ में। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? राजमुंड्री में। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? बेंगलोर में। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस, कहाँ पे है? करनाल में। यहीं पे पहला जो है IVF बफलो काल्फ हुआ था प्रथम। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कर्नाटक में। IRMA बहुत फेमस संस्थान है रूरल डेवलपमेंट के लिए, ये कहाँ पे है? आनंद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कहाँ पे है? भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पे है? कर्नाटक में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? देहरादून में। यही संस्था है दोस्तों जो हर 2 साल पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट निकालती है, और वहाँ से भी जो क्वेश्चन आना एकदम तय ही तय है, आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर से देख ले, ICAR सबसे महत्वपूर्ण संस्था है भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट को लेके। ये कब बनी थी? 1929 में। हालांकि एक संस्था उसके पहले भी बनी थी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम पूसा के नाम से भी जानते हैं। ये बना था बिहार में, लेकिन फिर बाद में दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। ये 1905 में बना था। अब इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस देख लें। सेंट्रल रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कटक में। शुगर केन का रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ में। टोबैको का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? राजमुंड्री। डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? करनाल। उसके बाद सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कसरगोड, कर्नाटक। IRMA संस्था कहाँ पे है? आनंद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कर्नाटक में। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? देहरादून में। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना में से मतलब जो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चन आना, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है इतना के अंदर तो आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है
जुगाड़ किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का जो 6 क्वेश्चन है उसमें से 3 क्वेश्चन जो है आने ही चाहिए दोस्तों।